गरमा गई है। लोकायुक्त द्वारा परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। सरकार इसे भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे जांच एजेंसियों की विफलता और राजनीतिक दबाव का नतीजा बता रहा है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने संकल्प का उदाहरण बताया है और सरकार का दावा है कि वो किसी भी घोटाले को दबाने की बजाय उसे उजागर कर रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में करप्शन पर जोरदार सियासत हो रही है। भ्रष्टाचार के जो मामले उजागर हो रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा मामला परिवहन विभाग का है। ये सभी मामले पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान के हैं जो अब सामने आए। इस दौरान 1.5 साल कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। वहीं पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सौरभ शर्मा को शुरू से जान करता है, ये हाई प्रोफाइल केस है। व्यापम कांड भी आपने देखा था, आज तक पता नहीं बड़ा जांच होती रहती है। कोर्ट आया था ना, कोर्ट हाजिर हुआ है। आवेदन लगाया तो सरेंडर का, हमने सरेंडर कर दिया है। और जी लगाया था इसका मेडिकल कराया जाए, सीडी बनाई जाए, इंट्रोगेशन कराया जाए, तो सीडी बनाई जाए। इलीगल असंवैधानिक। कहाँ से पकड़ा आपको? कुछ गेट के बाहर से। गेट के बाहर से पकड़ा। बीजेपी सरकार का दावा है कि उसकी भ्रष्टाचार विरोधी नीति निष्पक्ष और कठोर है। पार्टी का कहना है कि चाहे राज्य सरकार की जांच एजेंसियां हो या केंद्र की एजेंसियां, दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार के तमाम मामलों को उजागर किया है। सरकार का तर्क है कि वो अपनी ही सरकार में हुए गड़बड़ झाले को उजागर करने से भी पीछे नहीं हट रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा नेता बार बार कह रहे हैं कि आरोपी कोई भी हो, कार्रवाई तय है। देखिए, सरकार दोनों जगह हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं और भ्रष्टाचार की जड़ों में पहुंच रही है। अब कांग्रेस को क्या? कांग्रेस तो जहां जहां रही है भ्रष्टाचार की पोषक रही है, पल्लवित करती है जहां कांग्रेस रहती है। तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी सरकार की, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। कांग्रेसियों को लगता है भय ये है कि कहीं ये जांच उन तक नहीं पहुंच जाए। सरकार का पक्ष है कि भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई हुई है। अपनी ही सरकार में हुई गड़बड़ियों पर भी एक्शन लिया गया है। प्रशासनिक सुधार और ईमानदार अफसरों को मौका मिला है। अवैध वसूली और करप्शन पर अंकुश लगा है। संपत्ति विवरण की अनिवार्यता रखी गई है। टोल बैरियर पर अवैध वसूली खत्म करने की कार्रवाई है। वहीं कांग्रेस ने सरकार और जांच एजेंसियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का कहना है कि सौरभ शर्मा 41 दिनों तक फरार रहा, लेकिन वो 23 दिसंबर को ही भारत आ चुका था। विपक्ष का आरोप है कि गिरफ्तारी से पहले ही उसने अपनी भूमिका तय कर ली थी। कांग्रेस ने परिवहन विभाग में अब तक रहे सभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ की भी मांग की है। सारे लोगों को पता था कि वो कोर्ट में हाजिर होने वाले हैं, लेकिन जब कोर्ट से निकलने लगे तब लोकायुक्त की पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। चेतन सिंह गौर, जिसकी गाड़ी में 52 किलो सोना मिला था, उसको सरकारी गवाह बनाया जा रहा है। और ये स्क्रिप्ट इनके 41 दिन फरार रहने की अवधि में ही ये स्क्रिप्ट बना ली गई थी कि गोविंद सिंह राजपूत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, जो भूपेंद्र सिंह जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, और इस बीच में जितने भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे, तत्काल प्रभाव से सबको अरेस्ट करना चाहिए। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर सियासत नई नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा ने आरोप लगाए और जब भाजपा की सरकार रही तो कांग्रेस हमलावर हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लड़ाई भ्रष्टाचार खत्म करने की है या सिर्फ राजनीतिक अस्त्र बनकर रह गई है? भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी जा रही है, ये जनता के फैसले पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। भ्रष्टाचार पर चोट, नियत में नहीं खोट। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ी है। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार भीम सिंह मीणा जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। भीम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
हिमानी जी, लगातार कार्रवाई हुई है, जहां पर जरूरत हुई गिरफ्तारी भी हुई है। सरकार का यह दावा है, सरकार ने यह भी दावा किया है कि जिन जिन के नाम सामने आए हैं सब पर सबूतों के साथ अगर कोई तथ्य हुए हैं तो कार्रवाई हुई है। लेकिन कांग्रेस इन कार्रवाइयों को किस दिशा में देख रही है? क्या ये कार्रवाइयां काफी है और क्या भ्रष्टाचार पर ये चोट है जैसा कि सरकार दावा कर रही है? भ्रष्टाचार पर तो चोट है, लेकिन ये कोई आंतरिक गुटबंदी या आंतरिक प्रतिद्वंदिता की भ्रष्टाचार पर चोट करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह श्रेय लेने की राजनीति की जा रही है, तो इसमें सबसे पहला सवाल उठता है कि ईडी की कार्रवाई पर अगर राज्य सरकार या सरकारें श्रेय लेने लगे तो फिर तो जो हम हमेशा इल्जाम लगाते आए हैं उसका भी श्रेय लेना पड़ेगा कि दल बदल से पहले अचानक किसी विपक्ष के नेता के ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है और उसके तुरंत बाद वो दल बदल कर लेता है, तो ईडी की कार्रवाई फिर सरकार के निर्देशों पर चलती है। तो अगर आप इस चीज का श्रेय लेंगे तो आपको उसका लेना पड़ेगा। एक गेहूं उठाते ही 10 गुण साथ में आ जाएंगे आपके, ऐसा मेरा कहना है। दूसरे, अगर आप क्रेडिट ही लेना चाहते हैं तो एक लुकआउट नोटिस ईडी के द्वारा जारी किया गया था संदेह के आधार पर सौरभ शर्मा के खिलाफ, तो फिर वो किस तरह से विदेश चला गया, विदेश में जाने के बाद भी उस लुकआउट नोटिस के बाद उसकी हम 40 दिन तक उसके बारे में पता नहीं कर पा रहे थे। वो बहुत दिन पहले इंडिया आ चुका था, 24 घंटे गिरफ्तारी से पूर्व वो भोपाल भी आ चुका था। तो किस तरह से आप इसको प्रशासन की और ईडी की टीम की लापरवाही नहीं मानेंगे कि वो कोर्ट तक पहुंच गया तब आप उसे गिरफ्तार कर पाए। 24 घंटे में उसने क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई, क्या क्या उसके लिए अरेंजमेंट्स किए गए और क्या क्या शर्तें, और उसने अपने जो भी आप समझ सकते हैं कि क्या क्या 24 घंटे में हो सकता है, वो सब किया। तो आपको इन सब चीजों का भी क्रेडिट लेना पड़ेगा कि ये सब आपकी लापरवाहियों के अंदर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह व्यापम घोटाले के अभी तक आप और हम गिनने में भी असमर्थ हैं कि ना तो कभी किसी के ऊपर कार्रवाई हो पाई है, और जिन लोगों के भी नाम थे उनमें से कितने लोग अभी जीवित हैं। विकास दुबे जो एक उज्जैन से पकड़े गए थे, उनका भी रास्ते में ले जाते हुए, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े नाम खुलने का डर था, उनका भी एनकाउंटर करवा दिया गया था। तो अभी बस एक ही बात है कि बहुत सारे बड़े नामों पर से पर्दाफाश हो और उनके मुखौटे उतरे, उससे पहले कहीं सौरभ शर्मा के साथ भी वैसा ही कुछ ना हो जाए। हिमानी जी, जिस तरह से कह रही है मंजरी जी की कहीं सौरभ शर्मा के साथ भी वैसा कुछ ना हो जाए जैसे कि पहले के केसेस में हुआ है, लेकिन एक पूरी प्रक्रिया गिरफ्तारी पर भी है कि जब गिरफ्तारी हो रही थी उसके पहले सौरभ शर्मा जब पहुंच चुका था, किस तरह की व्यवस्थाएं उसने बनाई, इस पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। तो क्या अब ये माना जाए मंजरी जी की जब गिरफ्तारी हो चुकी है, आमने सामने बिठाकर सभी आरोपियों की पूछताछ हो रही है, तो बड़े खुलासे हो सकते हैं और बड़ी दिशा कार्रवाई की देखने को मिल सकती है? मंजरी जी, देखिए, पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार रही जी, लेकिन ये इतिहास है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकार के रहते हुए लगातार कार्रवाई हो रही है जी। और अमित जी, मुझे ना रिपीट आवाज आ रही है, जी मैम, चेक करवा रहे हैं बोलने में। जी मैम, चेक करवा रहे हैं जी, मुझे बोलने में डिस्टर्ब हो रहा है। जी जी। तो हम तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ रखी है, सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। देखिए, और जो कांग्रेस इल्जाम लगाती है तो भ्रष्टाचार में डूबी, भ्रष्टाचार की इबारत लिखने वाली, भ्रष्टाचार का पेड़ लगाने वाली, भ्रष्टाचार की नींव डालने वाली कांग्रेस पार्टी रही है, जो कि इनके खुद के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वीकार करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आज वो स्थिति है कि यदि हम किसी हितग्राही को 100 रुपए भेजते तो 100 ही रुपए पहुंचते हैं, उसमें कोई बीच में बिचौलिया नहीं होता जी। और देखिए 2004 में किस तरह से भ्रष्टाचार की नींव पर जो है सरकार की नींव रखी गई थी। जब कांग्रेस की यूपीए सरकार बनी, उस समय मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया जी। लेकिन ये इतिहास, ये काला इतिहास रहा उस समय का कि उस समय कांग्रेस ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई थी और उस एडवाइजरी कमेटी का काम क्या था कि प्रधानमंत्री को एडवाइस देना, सलाह देना। लेकिन खास बात ये थी कि उसकी अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि उसकी अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, जो हम कहते थे कि वो रिमोट से चलते हैं, किसी के इशारे पर चलते हैं, खुद निर्णय नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पीछे से सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन के बैठी हुई थी। और उस दौर में लगातार जो घोटाले हुए 10 साल की सरकार में, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, वोफोर्स घोटाला और कई सारे ऐसे घोटाले हैं जो कांग्रेस की सरकार में हुए, जिसमें डायरेक्ट ही
जिस परिवार को ये बहुत महिमा मंडित करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट वो उनसे जुड़े हुए हैं। और हरियाणा में तो ये कहा जाता था दलाल और दामाद की सरकार है। तो ये वो कांग्रेस है जिसने भ्रष्टाचार की जड़ें इस देश में डाली और लगातार उन भ्रष्टाचारियों को पालने का काम किया, उनको बचाने का काम किया। आज बड़ी बड़ी बातें ढींगे हाँकते हैं। इनका पूरा गांधी परिवार जो है वो जमानत पर घूम रहा है भ्रष्टाचार के मामले में। तो ये तो कुछ कहने लायक नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर लगातार कार्रवाई कर रही, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, कोई हो। बस डर है इनको कि ये आंच हम तक ना आ जाए, तो इसलिए हो हल्ला मचा रहे। और कुछ नहीं, सिर्फ श्रेय लेने का काम है, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है, और कुछ नहीं है। ये जनता भी देख रही है। ठीक है, हिमानी जी से जवाब जरूर लूंगा। पहले भीम सिंह जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। भीम सिंह जी, जो कार्रवाई हुई है, क्या काफी इसे माना जाए या अब भी ठोस कार्रवाई की आवश्यकता आप देखते हैं? जी, कार्रवाई ठीक हुई है, लगातार चल रही है, लेकिन जिस गति से चल रही है और जिस तरह से एजेंसी का इसमें इंटरफेयर है, मुझे लगता है कि लोकायुक्त का जो एग्रेशन होना चाहिए इस पूरे मामले में, वो शुरुआत से ही दिखाई नहीं दे रहा है। शुरुआत में जब ये छापा पड़ा, जब सोना पकड़ा गया, गाड़ी निकली, हमने अखबारों में पढ़ा कि क्या रूट तय किया गया है, किस तरह से आसानी से गाड़ी निकलकर वहां पहुंच जाती है। तो जो एजेंसियां हैं, सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठ सकता, लेकिन एजेंसी की मंशा पर तो सवाल उठेगा। और उसका कारण ये है कि कहीं से भी लोकायुक्त की तरफ से उस तरह का प्रयास दिखाई नहीं देता। लगभग 40-41 दिन तक सौरभ शर्मा फरार रहा। फरार होने के बाद में कल का भी घटनाक्रम, परसों का भी घटनाक्रम जो था वो ये था कि जब मीडिया ने दिखाना शुरू किया तो उसके बाद में गिरफ्तारी का पूरा प्रपंच दिखाया गया। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एजेंसी की मेहरबानी है और इसकी डीपली जांच होनी चाहिए। और इस पूरे मामले में एक और बात दिखाई देती कि ये बहुत छोटी मछली है। हमेशा ये होता है कि कोई एक आदमी पकड़ में आता है, उसके बाद में बहुत सारे चेहरे बेनकाब नहीं होते। तो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन और डीप होना चाहिए। स्वतंत्र एजेंसी होगी तो शायद सौरभ शर्मा के मामले में कई और बड़े मगरमच्छ पकड़ में आएंगे। मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं, खास करके जो सोना चांदी और बड़ा धन पकड़ा जा रहा है, सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, जो कर भी रही है। और इसी से सरकार की नीति समझ में आती है कि भ्रष्टाचार को लेकर मुखर है। निश्चित तौर पे ये बड़ी कार्रवाई है, लेकिन एजेंसी को टाइट करने की बेहद जरूरत है। बिल्कुल। हिमानी जी, क्या आप भी मानती है कि एजेंसियों का जो रवैया रहा है इस पूरी मामले को लेकर काफी ढुलमुल रहा है और इसी वजह से काफी वक्त भी लगा इस कार्रवाई को होने में? बिल्कुल बिल्कुल, सभी के सामने जाहिर है किस तरह से सौरभ शर्मा वाकई में दामाद बनकर बैठा हुआ था, खातिरदारी की जा रही थी। फिर जब मीडिया में चीजें दिखाई गई, उसके बाद फिर गिरफ्तारी जैसी गिरफ्तारी दिखाई गई, वरना आराम से बिठाकर व्यवहार किया जा रहा था। इस वजह से सरकार भी घेरे में आती है। और ये लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, मंजरी जैन जी बिल्कुल मतलब टॉपिक पे बात ही नहीं कर पाई, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गई। सौरभ शर्मा के बारे में एक लाइन भी नहीं बोली उन्होंने। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर सरकार ईमानदारी से काम कर रही होती तो आपकी सरकार के अंदर कांस्टेबल इतने बड़े करोड़पति हो गए, तो आप जब तक बड़ी मछलियों तक न पहुंच जाए तब तक आप किस मुंह से कह रहे हैं कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं? ये बात तो पूरा भारत जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, आप और हम सब जानते हैं कि कांस्टेबल स्तर का व्यक्ति खुद अपने आप इतना बड़ा पोषित नहीं हो सकता, उसके ऊपर कुछ बड़े लोगों का हाथ है। जैसा कि मुकेश नायक जी ने भी कहा कि जितने लोग उस समय कमिश्नर रहे और जितने लोग ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे, उन सबसे पूछताछ की जानी चाहिए। पर भीम सिंह जी भी कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई के बारे में जितना ढील ढाल चल रही है, तो मुझे लगता नहीं है ईमानदारी का ढिंडोरा तब पीटे। ऐसा तो अगर आप जैसे बात करें तो मध्य प्रदेश की जो पूर्व सरकार थी उसको भी 50% कमीशन की सरकार बुलाया जाता था, और आप देख लीजिए उसी 50% कमीशन के जो रिजल्ट है वो सबके सामने देखने में आ रहे हैं। और ये भी कोई आपकी मुस्तैदी की वजह से उसी के पार्टनर से शिकायत कर दी थी और उन सब चीजों की वजह से वो पकड़ में आ गया। कोई ऐसे सरकार ने अपनी तरफ से जांच बिठाकर और कोई ऐसा मुहिम चलाकर उसको पकड़ नहीं लिया है जिसका आप क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। इसमें सरकार का तो कोई योगदान है ही नहीं। आप सिर्फ तब ले पाएंगे जब आप आपके मंत्रियों के, आपके बड़े अफसरों के और आपके नेताओं के जब नाम पकड़े जाएं और आप उनके साथ भी ऐसी कार्रवाई करवाएं, उन्हें गिरफ्तार करवाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हाँ ना, ये सब बात करें तब आपकी बातें सामने आती हैं। अभी आपके 2 मंत्रियों के नाम तो इसमें लिस्टेड ही है,
कि उनके नाम, उनके बारे में, उनके साथ मंत्री रहते हुए ये सब चीजें हुई, उनसे पूछताछ होगी, तब बाद में बातचीत सामने आएगी, तब तो आप लोग क्रेडिट ले पाए। पल्लवित तो आप ही के उसमें हुआ है, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बाइट में बता रहे थे कि पल्लवित होना, इसका हिंदी में अर्थ होता है कोई पौधा बड़ा होना। तो सौरभ शर्मा पल्लवित तो आप ही की सरकार के समय पे हुआ है। तो बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, ये तो पूरे प्रदेश के सामने आ गया है। ठीक है मंजरी जी, बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, पूरे प्रदेश के सामने सच्चाई आ गई। और घूम फिर करके बात वही है कि सौरभ शर्मा तो सिर्फ एक छोटी मछली है, लेकिन क्या बड़े नाम जब सामने आएंगे तो भी निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है? देखिए अमित जी, ये बात समझने वाली है कि सबसे पहली बात तो सौरभ शर्मा का जो व्यक्तिगत कृत्य है, ना कि कोई संस्थागत, इसमें सरकार या पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक किसी को समझ में आया नहीं है जी। दूसरी बात जो हिमानी जी ने कही कि 50% कमीशन की सरकार कही जाती थी, ये आप कहते थे, हम थोड़ी। आप ये देखिए कितना बड़ा अंतर है कि आपके प्रधानमंत्री खुद कहा करते थे कि 85% कमीशन खाते हैं हम, उन्होंने खुद स्वीकार किया है। हिमानी जी, आपकी आवाज भी नहीं आ रही और बीच में बोलने से कोई फायदा भी नहीं, तो ये तो आप इल्जाम लगाते थे। दूसरी बात ये है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है, पहले ही सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी तो पहले से कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ रखी है, उसी का ये हिस्सा है। और निश्चित तौर पर इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसको मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा है कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये आपकी कांग्रेस की सरकार नहीं है जो दबाने की कोशिश की जाती थी। ईडी या लोकायुक्त को हम दबाने की कोशिश नहीं करते, स्वतंत्र एजेंसियां हैं और स्वतंत्र तरीके से वो काम कर रही है। निश्चित तौर पर इस पर दूरगामी और सही परिणाम हमारे सामने आएंगे और वो आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। हिमानी जी, व्यक्तिगत कृत्य है सौरभ शर्मा का, तो फिर सरकार पर सवाल क्यों उठा रही है कांग्रेस? सरकार को क्यों घेरा जा रहा है? देखिए, खुद वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं, आप और हम बाकी सारे मीडिया हाउसेस भी कह रहे हैं कि ये किसी हेड कांस्टेबल स्तर के व्यक्ति का काम हो ही नहीं सकता इसमें तो। और इनकी सरकार जैसे ये उदाहरण दे रही है, मुझे लगता था अब ये लोग बंद कर देंगे। जैसे एयरपोर्ट के टपकते हुए फोटो आए हैं, शिवाजी की प्रतिमा 6 महीने पे गिर गई है, लेकिन इन्होंने अभी भी बोलना नहीं छोड़ा, क्योंकि इनको लगता है कि बाकी सब दुनिया जो है वो देख ही नहीं पा रही है कि 6 महीने में प्रतिमाएं टूट जाती हैं, एयरपोर्ट नए हुए टपकने लगते हैं, खुद प्रधानमंत्री आवास की छत टपकने लगती है। तो वो कौन से कितने रुपए में से कितने पैसे आए और कितने गए? और हरियाणा के बारे में जो आप कह रही थी, वो भी आप ही लोग बोला करते थे, विपक्ष ही बोलता था, जनता का ऐसा बोलना नहीं था। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप कैसे कह सकती हैं कि जो आप ये भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह जिन्होंने अनुशंसा देकर उसकी नियुक्ति करवाई, जिनके लेटर्स जारी हो गए, पूरे मीडिया ट्रायल्स में दिखाई दे रहे हैं, तो आप कैसे कह सकती हैं कि आपके नेताओं का नाम नहीं आएगा? और आप मुझे बता दीजिए, अगर ऐसी बात है तो व्यापम घोटाले में कितने लोगों को अभी तक आपने सजा करवा दी है? और बता दीजिए मुझे कि कितने लोग, जितने लोगों के नाम थे उनमें से कितने लोग जीवित बचे हैं? अब संदिग्ध स्थिति में उनकी मौत हो गई। तो ये आपकी जो ईमानदारी है उसका आईना है ये आपके लिए। जी मंजरी जी, जवाब दीजिए, कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई बड़ा नाम नहीं आएगा, सत्ता पक्ष नहीं गिरेगा? नहीं, हमने तो ये कहा ही नहीं। हमने तो ये कहा कि कोई कितना भी बड़ा नाम होगा, यदि वो इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये तो स्वयं मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं। अब वो हल्ला करने से कुछ नहीं होता। हिमानी जी, पहले सुन लिया करें कि मैं क्या बोल रही हूँ, उसके बाद उसका जवाब दे तो ठीक लगेगा। भीम सिंह मीणा जी, निष्पक्षता पर भी बार बार सवाल उठते हैं कि जो कार्रवाई होगी वो कितनी पारदर्शी होगी, लेकिन इस बार ये जो सौरभ शर्मा का प्रकरण है, क्या यह माना जाए कि अब इतना हो हल्ला हो चुका है, लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो कोई नतीजा इस कार्रवाई का निकल सकता है? देखिए, कार्रवाई तो चल रही है, अब उसमें निष्पक्ष या पक्षपात वाली बात नहीं है। पूरा मामला गवाहों पर टिका रहता है। और जिस तरह के मामले जो पूर्व में भी मध्य प्रदेश में हुए, चाहे सरकार कोई भी रही हो, हमेशा ही इस तरह के लोग सामने आते रहे हैं। और बहुत छोटे प्यादे होते हैं ये बड़े लोगों के, और ये इतने कमिटेड होते हैं अपने आका के प्रति कि किसी भी हालत में उनके विरुद्ध नहीं जाते। व्यापम मामला हो, चाहे इसके पहले दूसरे मामले हो, चाहे अब ये सौरभ शर्मा मामला हो। मुझे नहीं लगता है कि अब सौरभ शर्मा, चेतन और एक और जो साथी है, इन तीनों के आगे कोई कड़ी जा पाएगी, क्योंकि तीनों ही बेहद कमिटेड है। दूसरी बात यह है कि अभी इस पूरे मामले में यदि हम एज ए क्राइम इन्वेस्टिगेशन देखें तो बहुत सारे तथ्य सीधे लिंक नहीं करते हैं। जब कोर्ट में जाते हैं तो हमको इस बात की पुष्टि करनी पड़ती है, सोना कहाँ पकड़ा गया, किसी की गाड़ी में कोई सामान पकड़ा जाना सीधे तौर पर उसको कटघरे में नहीं करता। तो पुलिस के लिए चुनौती ये होगी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए चुनौती ये होगी कि इसको किस तरह से लिंक करें।
ये तो बहुत बात की बात है कि कैसे कौन बड़ा नाम आएगा। बड़ा नाम इसमें लगता नहीं मुझे बहुत ज्यादा आएगा। विश्वसनीयता पर सवाल इसलिए उठता रहेगा कि जब तक कोई बड़ा व्यक्ति ना आए, व्यापम में भी एक ही व्यक्ति आए ना, बहुत सारे लोग नहीं आए। इसी तरह से इस पूरे मामले में अब दो मंत्री आमने सामने हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा कि ये तेरा पाला हुआ है, ये तुम्हारा व्यक्ति है, तुम्हारा व्यक्ति है। तो कुल मिलाकर ये तो समझ में आ रहा है कि घटनाक्रम से कौन कौन जुड़े हुए हैं, इस पूरी कहानी में कौन कौन पर्दे के पीछे हैं, लेकिन सीधे तौर पे कहीं पर भी नाम नहीं है। तो ऐसे में आगे कितनी जाएगी? हाँ, यदि एजेंसियां बहुत ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेशन करती हैं और 4-5 लोग नए लेकर आती हैं तो उससे सीधे तौर पे बात आ जाएगी कि निश्चित तौर पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बहुत अच्छी जांच की और मुझे लगता है सरकार की मंशा है, सरकार अपने ऊपर ये प्रश्न खड़ा नहीं होने देगी। उम्मीद है कि इसमें एक बड़ी कार्रवाई होगी। भीम सिंह मेड़ा जी, वही एक सवाल आपसे एक और था कि सरकार ने हाल फिलहाल में जिस तरह के फैसले लिए हैं कि संपत्ति विवरण की अनिवार्यता भी कर दी है अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद, तो क्या आप मानते हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो इस तरह की घटनाएं, इस तरह के जो कृत्य हैं वो रुक सकते हैं या फिर जो आरोपी है वो कोई दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं? जी, मुझसे सवाल किया आपने? जी, आप ही से सवाल है सर। जी हाँ, देखिए क्या है, संपत्ति की जो अनिवार्यता है वो पहले से ही है, ये अभी से नहीं। लेकिन ये बात भी सही है कि संपत्ति का विवरण पूरा नहीं आता है। संपत्ति में कई सारे टेक्निकल फॉल्ट है। सीधे तौर पे यदि मैं एम्प्लॉय हूं, मेरे नाम पर यदि कोई संपत्ति है तो मैं उसका विवरण दे दूंगा, पर मेरे बजाय मेरे परिवार या दूसरे लोगों के नाम पर उसका विवरण देने की बाध्यता नहीं होती। वो कितने लोगों का लिंक करेंगे? और कोई भी आदमी यदि बेनामी संपत्ति खरीदेगा तो वो अपने नाम पे तो नहीं खरीदेगा। तो इसका तो तब तक नहीं आएगा जब तक इसमें और ज्यादा लोगों को शामिल ना करें या इसको लेकर एक स्पष्ट गाइडलाइन नहीं हो। केवल संपत्ति का विवरण देना तो सबका ऑनलाइन पड़ा हुआ है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जिनकी जमीनें ही नहीं है। अब कई लोग ये सवाल भी खड़ा करते हैं कि ब्यूरोक्रेट की जमीनें कैसे नहीं हो सकती। तो इसमें बहुत सख्ती दिखाने की जरूरत है और परिवार या उनसे जुड़े हुए लोगों की या उनके अकाउंट की जांच करना या उनकी लाइफस्टाइल की जांच करना, ये एक लंबी प्रोसेस है। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। संपत्ति और ये सौरभ शर्मा जैसे लोग नहीं आएंगे, समय समय पर सौरभ शर्मा या लक्ष्मण शर्मा जी जैसे लोग आते रहेंगे और इनको मोहरा बनाया जाता रहेगा। पर पर्दे के पीछे बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जो अक्सर सामने नहीं आ पाते। मंजरी जी, ये जो पर्दे के पीछे के खिलाड़ियों की बात है और जहां तक मंजरी जी सरकार के इन कड़े फैसलों की भी बात है, तो क्या अभी आप मानती हैं कि आगे और ज्यादा कड़े फैसले, कड़े निर्देश, कड़ी योजनाएं बनाने की जरूरत है ताकि मध्य प्रदेश में कोई दूसरा सौरभ शर्मा फिर ना निकले? देखिए, अभी भी लगातार जो है सरकार उसी दिशा में काम कर रही है जी। चाहे वो टोल नाके हो या हम और भी जगह देखते हैं, सभी डिपार्टमेंट में बहुत सख्ती से काम हुआ जा रहा है और ये पूरा मामला जो है वो न्यायिक प्रक्रिया में है और उसकी जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी वो ईमानदारी से होगी, सख्ती से होगी और जांच में जो लोग दोषी पाए जाएंगे निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार का आश्वासन है और मुख्यमंत्री जी का भी। हिमानी जी, सरकार का यह आश्वासन, सरकार के प्रयास कितने काफी दिखते हैं कांग्रेस को? क्या कोई सुझाव भी आप सरकार को देना चाहेंगी कि इस तरह के कड़े फैसले, कड़े निर्देश, एक पूरा प्रोटोकॉल बनाया जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा प्रदेश में ना हो? बिल्कुल मेरा सुझाव के तौर पे लें या जैसे भी लेना चाहें वैसे ले सकती हैं कि सिर्फ अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के आय के विवरण के बारे से ज्यादा नेताओं के बारे में भी देखा जाना चाहिए कि कभी कभी कोई जिलाध्यक्ष बहुत छोटी ऑल्टो गाड़ी से चलने वाला 1 साल बाद बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास आ जाती हैं। कई लोग छोटी छोटी किराने की दुकानों से अपना राजनीतिक सफर शुरू करते हैं। अगर आप उनके यहाँ के घर की शादी का ब्यौरा ही मांग ले तो उनकी जो पूरे विधानसभा इतने समय तक विधायक रहे या मंत्री रहे उसकी लीगल जो इनकम है उससे ज्यादा होता है। तो उन सबको भी इसके क्राइटेरिया में लाके रखना चाहिए कि भाई नेता हैं, जो मंत्री बन रहे हैं, जो विधायक बन रहे हैं, जो जिलाध्यक्ष बन रहे हैं पार्टियों के, उन सबकी आय अचानक कैसे बढ़ जाती है उसके बारे में भी पूरा एक कड़ी नजर रखी जाने की जरूरत है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और कहीं ना कहीं देखना होगा कि आने वाले समय में जब पूछताछ होती है सौरभ शर्मा से तब किस तरह के और राज सामने आते हैं और कार्रवाई की दिशा कहां तक जाती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।